करें। मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने गन्ने निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ टूट गया था। वेपन से वेपन नीचे गिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। आगाज करेंगे पाकिस्तान की सालमियत पर एक और हमले से। कराची पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इसका कारोबारी मरकज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। मुल्क दुश्मनों ने हदफ का चुनाव करते वक्त मंसूबा ये बनाया था कि वो आज पूरे मुल्क के कारोबार को जाम करके रख देंगे। एक ऐसा हमला किया जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत ही नहीं बल्कि हुकूमत में भी हलचल मच जाएगी। लेकिन दुश्मन हरगिज नहीं जानता था कि इनके अज़ाइम के रास्ते में खलील और रफीक जैसे जांबाज हैं जो पलक झपकने में इनके इरादों को खाक में मिलाने की सलाहियत और कुव्वत रखते हैं। कराची पुलिस के जांबाजों ने 4 दहशतगर्दों के मंसूबों का सफाया सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में कर दिया। ना ही कारोबार रुका, ना ही दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब हो पाया। मोहम्मद रफीक है, RR हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर से हम आए थे सिक्योरिटी के लिए। तो हमारी ड्यूटी यहाँ पे थी मेन गेट पे। तो जैसे ये आए थे, गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था, उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाले और एक सिक्योरिटी जख्मी हो गया था। जैसे जख्मी हो गया तो हमारे 2 बंदे थे, 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे। एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में, वो जख्मी हो गए थे। वो उसको उधर गिरे, फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने गन्ने निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ टूट गया था। वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने गन्ने निकाला, गन्ने की पिन निकालने वाला मैंने। आज का हमला हर तरह से इंतहाई अहम है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान दुश्मन फोर्सेस किसी भी तरह पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाने और अमन और इस्तेहकाम पर जो ज़रब है वो कारी काफी लगा सकते हैं। और इसका मंसूबा जो है वो बना भी चुके हैं और भारत इन दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहा है। और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को तबाही के दिखाने पर लाने वाला दुश्मन किस तरह से दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। आज के हमले में भी भारतीय खुफिया एजेंसी का ही हाथ निकला। 8 मिनट में ये इंसिडेंट खत्म हुआ। ये 4 दहशतगर्द इस अज़म के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आए थे, वायलेंस करेंगे, लोगों को मारेंगे, बल्कि होस्टेज बनाने के भी इरादा रखते थे। जो टेररिस्ट जो हदफ अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सके। PLA का मजीद ग्रुप है जिसने क्लेम किए हैं और कुछ नाम भी शाये किए हैं, जिसके ऊपर अपनी फैसला अभी हम इन्वेस्टिगेशन के बाद करेंगे। मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता। और उसमें सरफहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। BLA की मजीद ब्रिगेड इस तमाम दहशतगर्दी के पीछे होने की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर चुकी है। याद रहे कि वही ब्रिगेड है जिसने गुज़श्ता बरस गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। पिछले 1 महीने में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों पर 3 हमलों की जिम्मेदारी भी यही दहशतगर्द तंजीम जो है वो कबूल कर चुकी है। मई 2020 में बलूचिस्तान के जिला केच में फौजी एहलकारों पर खुदकुश हमला हुआ जिसमें 6 एहलकार शहीद हुए थे जबकि 1 जख्मी। दूसरा हमला भी मई में ही मच जिला केच में किया गया और इस बार फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें 6 एहलकार शहीद हुए जबकि 4 जख्मी हुए थे। तीसरा हमला भी गुज़श्ता महीने ही मई में बलूचिस्तान के इलाके मंद जिला कीच में ही किया गया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का 1 एहलकार शहीद हुआ जबकि आज जो है वो पाकिस्तान के इतने बड़े शहर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज जहां पर वाक़ है उसको निशाना बनाया गया जहां 4 दहशतगर्द मारे गए जबकि 3 सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। ताहम इन 4 दहशतगर्दों को सिर्फ 8 मिनट में ही दबोच लिया गया। मेरा ख्याल है कि ये जो चीज है ये एक जुमला काफी है जो मैंने अभी बोला कि 4 दहशतगर्दों को 8 मिनट में दबोच लिया गया। एक बड़ा वाज़े और क्लियर किस्म का मैसेज जो है वो दुश्मन को चला जाना चाहिए कि अज़ाइम आपके जो भी हैं यहाँ पर भी जो लोग अपने वतन के दिफा के लिए हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल उनके होश जो हैं वो कायम हैं और वो आपके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। आज की इस दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद क्या दुश्मन पलट कर वार करेगा
اور آج اگر دہشتگرد خدا نہ خواستہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا، جس سے ہمارے ہوش مند سیکیورٹی اہلکاروں نے بچا بھی لیا ہے۔ تو یہ ایک بڑے امپورٹنٹ قسم کے سوالات ہیں، کیونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بڑی طویل قسم کی کر رکھی تھی، کیونکہ جب اس کے بعد جب یہ آپریشن تمام ختم ہو گیا، دہشت گردوں کو مار دیا گیا، تو اس کے بعد جو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں وہ یہ کہ جدید قسم کا اسلحہ تھا، اسلحے کی تعداد بہت زیادہ تھی، ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گرد آئے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہیں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو وہاں پر موجود لوگوں کو اور اس کو یرغمال بنائے رکھیں گے، پاکستان میں جو تمام ایکٹیویٹی ہے اسٹاک ایکسچینج کی اس کو بالکل جیم کر کے رکھ دیں گے، اور ایک انتہائی منفی قسم کا جو امیج ہے obviously انٹرنیشنلی بھی جا سکتا تھا، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تعینات تھے انہوں نے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اتنی بڑی تباہی سے جو ہے وہ پاکستان کو آج بچا لیا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا آگے بھی اس طرح کے حملوں کے جو ہیں وہ خدشات موجود ہیں، اور اگر اس حملے میں زیادہ نقصان ہو جاتا یا جن عزائم کے ساتھ وہ دہشت گرد آئے تھے ان عزائم کے مطابق یہاں پر نقصان ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، پھر ہم کتنی جانوں کو گنوا سکتے تھے، پھر ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ اور یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ تو بہت پریڈکٹیبل قسم کا حملہ تھا، ہم روز جو ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے، وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہوتے تھے، DGI/SPR صاحب بتا رہے ہوتے تھے، اس کے علاوہ جو مشیران ہیں وزیر اعظم کے وہ اس کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے تھے، انڈین چینلز پر جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بڑا ہی پریڈکٹیبل قسم کی اگر کاروائی ہم اس کو کہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے، کیونکہ اس وقت بھارت کو جو ہے وہ اپنے اندر جو تمام کوتاہیاں ہیں اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اس کو کہیں ڈائیورٹ کرنی ہے اپنی توجہ۔ میجر ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، انہوں نے جوائن کیا اسی تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے، بہت شکریہ۔ اعجاز اعوان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ساتھ ہے آپ ہمارے؟ جی آ رہی ہے جی، کلیئر آ رہی ہے۔ اعجاز اعوان صاحب یہ ایک بڑا ہی افسوسناک قسم کا واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے اہلکار وہاں پر تعینات تھے انہوں نے کسی بھی بڑے نقصان سے جو ہے وہ بچا لیا۔ BLA جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے۔ اعجاز اعوان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ پچھلے 2 مہینوں میں یہ تنظیم جو ہے وہ 4 حملے کر چکی ہے، جس طرح کہ میں نے کہا کہ بہت ہی پریڈکٹیبل قسم کی ایک چیز تھی، بار بار اس کی پریڈکشنز کی جا رہی تھی کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، بھارت کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور بھارت کی طرف سے اگر ہو سکتی ہے تو BLA ایک بڑا جو ہے وہ اہم ہتھیار جو اس کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات کے بھی بہت واضح اور کلیئر قسم کے ثبوت ہیں۔ مجھے یہ بتائے گا کہ اعجاز اعوان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک اس تنظیم کے خلاف کوئی اس طرح کا کریک ڈاؤن ہو چکا ہونا چاہیے تھا کہ اب اس میں اتنی سخت نہ ہوتی کہ اس طرح کا کوئی حملہ جو ہے وہ پلان کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تنظیم؟ جی بالکل عائشہ آپ درست کہہ رہی ہیں، ڈیزائربل تو یہی ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا پریکٹیکل لائف میں ممکن نہیں ہوتا۔ جب کوئی بھی تنظیم ایک ساتھ والے ملک میں پناہ لے کے بیٹھی ہو افغانستان میں، اور وہاں اس کے ساتھ ایک ہوسٹائل ایجنسی را کے رابطے ہوں، اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کے پورے افغانستان پہ کنٹرول نہ ہو، تو پھر اس طرح کی ان کو کمین گاہیں ملنا، ایسی تربیت گاہیں ملنا اور ایسی ہائیڈ آؤٹس ملنا ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا بارڈر ہے وہ 2910 کلومیٹرز لانگ ہے، تو اتنے بڑے بارڈر کی ابھی تک فینسنگ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے ان کا آخری آدمی بھی ختم کر دیا ہے، یا جو ہمارے انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں ان کے ذریعے ہم نے سب کو مٹا دیا ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عموماً آپ ایسی آرگنائزیشنز کی کمر توڑ دیتے ہیں، ان کی صلاحیت کو متاثر ضرور کرتے ہیں، لیکن 1-2 ماہ کی ریسٹ کے بعد، ریکروٹمنٹ کے بعد کوئی نئے ریکروٹ انہیں مل جاتے ہیں، ضمیر فروش لوگوں کی کمی نہیں ہوتی اس طرح کے ہوسٹائل ماحول میں، تو پھر وہ لے کر ایسا کر سکتے ہیں۔ اور ٹارگٹ کا بھی جو ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی ٹارگٹ چن سکتے ہیں پورے پاکستان میں، لہذا یہ کہنا کہ کسی ہر ٹارگٹ کا اتنا مضبوط دفاع بنا لیا جائے ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اس جنگ کی یہی سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ جو جنگ اس طریقے سے لڑی جائے اور اس طرح کے عناصر کو استعمال کیا جائے تو وہاں پہ اس طرح کے حملے ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے ان جو سیکیورٹی گارڈز اور پولیس تھے ان کے بروقت ریسپانس اور دلیری سے آج ایک بہت بڑے نقصان سے ان لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں بچا لیا ہے۔ تو وہ ایک تو ان کے خاندان کے ساتھ ہم ہمدردی کرتے ہیں، دے ڈیزرو اے پریز،
और वो मोहसिन है हमारे, जिन्होंने एक बहुत बड़े टारगेट से, क्योंकि जितना असला वो लेकर आए थे, जितनी तैयारी के साथ वो आए थे, उसको अगर देखें तो ये बड़ा क्लियर है कि वो लंबे अरसे तक इन लोगों को यरगमाल बना के ज्यादा नुकसान करने की सलाहियत रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उससे इन मुस्तैद नौजवानों ने हमें बचा लिया। सही, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तो निशाना बनाना बड़ी ऑब्वियस किस्म की बात है। एजाज अवान साहब के वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहते थे, किसी इंपॉर्टेंट जगह को निशाना बनाकर ऑब्वियसली इमेज को भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करना चाहते थे। पिछले जो 3 हमले हैं वो उन्होंने बलूचिस्तान के जिला केच में किए हैं। क्या समझते हैं आप कि ये तंजीम वहां पर ज्यादा मजबूत है? उस इलाके को हमलों का निशाना बनाने की भी कोई वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है? देखिए, वहां पर तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सीपैक का फोकस है, जो वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, पाक चाइना का जो मफाद का कोइंसाइड करना है, उसकी तमाम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बलूचिस्तान और गवादर में हो रही है। लिहाजा वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो एस्कॉर्ट करके ले जा रही होती हैं उनको निशाना बनाना, ये उनके लिए टारगेट है। बलूचिस्तान सूबा पंजाब से एक बड़ा सूबा है रकबे के एतबार से, फिर बहुत कम आबादी है वहां पे। इस तरीके के ऐसे इलाके में घोड़ों पे बैठ के, खच्चरों पे बैठ के, पैदल चल के, मोटरसाइकिलों पे जाके वो पना ले लेना 2-4 आदमियों का और आके आईडी लगा जाना सड़क पे, कोई इतना बड़ा उसके लिए बड़ी फोर्स नहीं चाहिए, बड़ी मनसूबाबंदी नहीं चाहिए, तो वहाँ टारगेटिंग रिलेटिवली इजी है, लिहाजा वहाँ ये होता रहता है। लेकिन उस इलाके की सर्वेलेंस अभी जो पाकिस्तान आर्मी के जो एसेट्स हैं हमारे, उनको इस्तेमाल करके बहुत बेहतर कर दी गई है, जिसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। IBOs बढ़ा दिए जाएंगे, उनकी सर्वेलेंस और नाइट सर्वेलेंस बढ़ा दी जाएगी उस एरिया की। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज वाला था, इसमें जो चाइना सबसे बड़ा इस वक्त स्टॉक होल्डर है, जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है चाइना का इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको जो मुश्तरका मफाद है, जिस तरह पहले चाइनीज कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया था, ये मौजूदा जो चाइना के बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, इसमें वो पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका मफाद को निशाना बनाना ये एक टारगेट था। ये बड़ी एहतियात से चुना गया था और बड़ी ज़हानत से इसको प्लान किया गया था, लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें महफूज रखा। ऑब्वियसली एजाज अवान साहब, ये अगर हम इसको बहुत जरा गौर से इसको देखें तो जब भी कोई इंसिडेंट या इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि बेनिफिशरी कौन है। तो बेनिफिशरी तो जो भी हैं तमाम हमलों के जरिए जो चाइना को, पाकिस्तान को जो भी नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, सीपैक को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा वाज़ेह है कि बेनिफिशरी जो है इसमें कौन है। मुझे ये बताइएगा एजाज अवान साहब कि आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे में ये स्पेसिफिकली सीपैक को टारगेट करने के लिए दोबारा से मुनज़्ज़म किया गया इस तरह की तंजीमों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो इस कॉज को पहुंचाया जा सके? जी, लास्ट ईयर 5 अगस्त का जो कश्मीर का एक्शन है हिंदुस्तान का, जिस तरीके से उन्होंने 370 और 35A को रिवोक किया है और उसको अपने यूनियन टेरिटरी में अब्जॉर्ब कर लिया है, पूरे इलाके को और लद्दाख को, तो उस वक्त जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया, जिस तरीके से दुनिया से राब्ते शुरू किए डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो उसके रिस्पांस ने आना था और हिंदुस्तान उसी वक्त से उन्होंने अपनी तमाम तर कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। अब जब चाइना की तरफ से उन पर दबाव पड़ा है, उनका वहां पे फौजी नुकसान हुआ है, मुल्क के अंदर हालात जो हैं उधर वहां पे बेचैनी है, कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की मूवमेंट है उस पर वो मुकम्मल काबू नहीं पा रहे, तो उस वजह से उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और पाकिस्तान को स्ट्राइक करने के लिए ये मंसूबा बनाया है, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, खुदा मुझे गलत साबित करे, कि इस तरह के मजीद हमले होंगे और इस तरह की हमें मुकम्मल विजिलेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया जो है वो दे रहे थे। आज कराची में एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसको बड़ी ही कामयाबी के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो नाकाम बना दिया। एक बड़ा ही भयानक दिन हमारे लिए साबित हो सकता था, लेकिन आज उतना ही एक अहम दिन है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस एहसन तरीके के साथ उस हमले को निशाना बनाया है, उस हमले को बिल्कुल सबोताज करके रखा है और कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों को उन्होंने बिल्डिंग के अंदर तक दाखिल नहीं
होने दिया और अपनी जानों का नजराना पेश करके जो है वो उस बिल्डिंग को पूरे तरीके से सिक्योर जो है वो रखा गया है। तो यकीनन खराज तहसीन आज उनके लिए, और ये एक बहुत ही क्लियर किस्म का मैसेज दुश्मनों के लिए कि अगर आप इस तरह की कोई मजमूम कार्रवाइयां करना चाह रहे हैं या आगे भी करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रेडिक्शंस तो पहले से ही मौजूद हैं, तो ये याद रखिए कि यहाँ पर जो है आंखें कान सब खुला है और जो वतन के मुहाफिज है वो बिल्कुल तैयार बैठे अपने वतन की हिफाजत के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। क्या हुआ आपका बजट का तकरीर का? बजट अब पास ही नहीं हुआ और 2 दिन पहले उन्होंने पूरे मुल्क में ये जो पेट्रोल बम फुरा दिया है, ये कैसे अपने आप को तहरीक इंसाफ कहते हैं? कैसे आप जवाब देंगे आवाम को जब आपने रिलीफ पहुंचाना था, जब आपने उनको मदद दिलवाना था? आपने हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला है। हमारा वज़ीर आज़म मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे आवाम से कि मैंने गलत फैसले किए हैं। एक साजिश थी हुकूमत ने पेट्रोलियम बेचने वालों के दरमियान, पहले किल्लत पैदा की गई, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग गईं। ये हाल है हमारी इस वक्त ऑपोजिशन का कि मुल्क इस वक्त वबा का शिकार है और ये यहाँ पे इस कीमती वक्त के हाउस को, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की क़यादत एक हॉल में मौजूद है, वो जाती जुमले कसने पे लगे हुए हैं इस वक्त। ये इनकी इस वक्त संजीदगी का हाल है। क्लास 9 के हक में 160 मेंबर खड़े हुई, मुखालिफत में 119 मेंबर खड़े हुए। आज नए पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट भी मंजूर करवा लिया। इस बजट की मंजूरी से कबल हुकूमती इत्तेहाद के बिखरने से लग रहा था कि शायद हुकूमत को मुश्किलात होंगी, लेकिन आज बजट बगैर किसी तातुल के ही मंजूर हो गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से तरमीम पेश की गई जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। बजट के हक में 160 जबकि बजट के खिलाफ 119 वोट पड़े हैं। हुकूमत से रूठ जाने वाली जमात BNP मेंगल ग्रुप ने भी हुकूमत मुखालिफ वोट दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बजट जो है वो मंजूर हो गया। लेकिन इस तमाम मामले के दौरान कल के हुकूमती इशाइये में काफिले की अदम शिरकत और खुद हुकूमती अरकान के शिकवे गिलों ने यह जरूर बता दिया है कि हुकूमत को अपने नंबर संभालने में काफी दिक्कत हो रही है और किसी भी वक्त हुकूमती इत्तेहादी कुछ भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं जिससे हुकूमत की बात बिगड़ सकती है। आज काफिले के रहनुमा मोनिस इलाही ने एक ट्वीट भी किया है जिससे मजीद उनके दिल की जो बात है वो वाज़ेह हो गई है। मोनिस इलाही साहब ने जी ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये तो वो कहते हैं, वज़ीर आज़म का कल का बयान है, मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज्यादा जरूरी है या फिर अवाम से किए गए वादे पूरा करना भी? अब मोनिस इलाही भी हुकूमत की नाकामी पर उन्हें अपने वादे याद करा रहे हैं। जिस तरह वफाकी काबीना के अरकान भी हुकूमती नाकामी को तस्लीम कर चुके हैं, अब क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या वादे भी पूरे करेगी? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मज़हर साहब, ये जो हलचल एक दिखाई दे रही है, हुकूमत मुखालिफ अवाम के जज्बात हैं इस वक्त, हुकूमत जो है उसका कंट्रोल जो है वो ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऑपोजिशन एग्रेसिव मूड में है। क्या कोई नई तब्दीली आते हुए देख रहे हैं? एक तब्दीली तो आ चुकी जिसके समरात इस वक्त हम देख रहे हैं, कोई और तब्दीली आते नजर आ रही है आपको? जी शुक्रिया आयशा। देखिए फौरी तौर पे ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अगर इमरान खान अपनी हुकूमत को और अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चले तो कोई वजह नहीं कि वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा कि नाराजगियाँ मौजूद हैं, बहुत सी मसलहतें हैं माफ़ कीजिएगा, जिसकी वजह से वो साथ हैं। यानी अभी मोनिस इलाही, PMLQ को देख लें आप, इवन MQM पाकिस्तान भी एक मजबूरी के तहत साथ दे रही है। इम्पोर्टेंट होगा और ये मेरा ख्याल है अगले चंद हफ्तों में और महीनों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से अगर ये जो बजट पास हुआ है, जो वादे किए गए हैं, वो वादों पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। अगर नहीं होगा तो PMLQ भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाएगी, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान भी सोचने पर मजबूर होगी और दीगर इत्तेहादी भी हैं। जाहिर है ये मसलहतों के खेल हैं, ये कोई उसूल और नजरियात की जो है लड़ाई नहीं है। जिन्होंने PTI का साथ दे रहे हैं वो कोई उसूल या उसके नजरिए पर उसको वोट नहीं दिया उन्होंने या उसका साथ दिया। उनकी अपनी जरूरतें हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपने काम करवाने के तरीके हैं और उन्हें बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपोजिशन जो है, जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं,
उनके अंदर भी कोई बहुत ऐसा इतिहाद नहीं है, ना कोई इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो वो खामखाई हुकूमत से बहुत ज्यादा जो है वो झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते। BNP का मामला जरा मुख्तलिफ है, उनके बलूचिस्तान के इशूज जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं, उनको एक दबाव का सामना भी है BNP बैंगल को, इसलिए उन्हें जरा मुश्किल हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक सिर्फ उस वक्त होगा जब PMLQ कोई फैसला करेगी। PMLQ जब लेकिन इरादे क्या है मर्जा साहब? PMLQ के इशाइये में उन्होंने शिरकत नहीं की, उसके बाद फिर अपनी उन्होंने अलग से एक महफिल सजाई, उसके बाद फिर मोने सिलाई साहब उनको जो हैं वो इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं कि क्या मुद्दत पूरी करना ही जरूरी है या वादे पूरे करना भी जरूरी है? तो सवालात तो उठाना शुरू कर दिए। देखिए वो सवालात उठाते रहेंगे, मुंह से लाही साहब का जाती दुगली है, और अगर इससे पहले आपको याद हो तो एक मरतबा उन्होंने ट्वीट किया था और कहा भी था कि लगता यह है कि इमरान खान को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। जहां तक उन्होंने ये बात वो कर चुके हैं। कल का जो डिनर था PMLQ का, वो डिनर पहले से प्लान था, वो ये प्राइम मिनिस्टर के डिनर से पहले प्लान था उनका। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता था कि जब वजीर आजम ने डिनर किया था तो ये अपना जो डिनर था जो कि उन्होंने इत्तेहादियों को बुलाया था उससे पोस्टपोन कर सकते थे, अगले दिन कर सकते थे। लेकिन ये मैसेज देना कि जी हमारा एक अलग तकरीब हो रही है, हम ये अलग हमने कुछ लोगों को बुलाया हुआ है, उससे एक गलत मैसेज गया, उससे एक तरीके से, हालांकि यहाँ तक खबरें आई कैसर साहब ने चौधरी शुजात से बात की कि चलें कोई टोकन रिप्रेजेंटेशन हो जाए आपकी PM के डिनर में। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब कोई जाती तौर पे PMLQ और चौधरी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अगर आप देखें तो मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी मुलाकात वजीर आजम की चौधरी शुजात या चौधरी परवेज इलाही से कब हुई थी। वो अक्सर लाहौर जाते हैं लेकिन वो नहीं मुलाकात करते उस पे। तो उनकी एक रिजर्वेशन है, एक मजबूरी जरूर है, क्योंकि उस्मान बुखार साहब जो है उनको सपोर्ट करवाना है उनको। शुरू में जब उस्मान बुखार इमरान खान ने नॉमिनेट किया था तो इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही से ये बात की थी कि हम चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो, वो सपोर्ट उन्हें आज तक मिल रही है। लेकिन PMLQ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इससे, इसलिए कि वो चौधरी परवेज इलाही एक तरीके से डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनका कोई बड़ा झगड़ा उस तरीके से नहीं बनता, लेकिन वो अपनी एक रिजर्वेशन रखना चाहते हैं। तो इसलिए कोई बड़ी इस वक्त कोई बड़ी दरार, कोई बड़ी तब्दीली नहीं नजर आएगी। लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा कि एक दबाव जरूर है। डिनर करना पड़ा इमरान खान को, मुलाकातें करनी पड़ी, उनके जो खुद हैं उनको मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मुलाकातें करनी पड़ी। ये बताते खुद ये नजर आ रहा है कि जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं और गवर्नमेंट के अंदर खुद भी कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। अभी तो जब सेनेट में जाएगा फिर देखिएगा, और वो अपोजिशन का टेस्ट होगा कि अपोजिशन सेनेट में क्या रोल प्ले करती है, सेनेट में किस तरीके से चीजों को टैकल करती है। बजट तो अल्टीमेटली पास होना ही था, उसकी वजह यह है कि बजट का मामला एक रियासती मामला होता है, बजट ना पास तो हुकूमत कोलैप्स कर जाती है। ठीक, अच्छा मज़ा साहब, मसलियतें अपनी जगह, इत्तेहादियों की मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन एक स्टेटमेंट जो कि आज हमने देखा कि बड़े अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइन जो लगती है वो भी लगी, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े गहरा किस्म का स्टेटमेंट है। अब मैं इस पर आपसे आपका तज्जिया चाहूंगी कि आपने इसको किस तरह से, जब आपने पढ़ा तो आपके जहन में क्या ख्याल आया कि क्या सोचकर उन्होंने बोला है? क्योंकि ऑपोजिशन को लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा है, लेकिन खान साहब को लगता है कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको लगता है कि इतना खुश फहम होना ठीक है? आने वाले दिनों में जो है वो चीजें तब्दील हो सकती हैं? ये मेरा ख्याल है बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। आप जी, मैं ये खान साहब का जो स्टेटमेंट, आवाज आ रही है आपको मज़ा साहब? जी अब आ रही है। मैं बिल्कुल आपका तज्जिया लेना चाहूंगी। बड़ा ही गहरा एक स्टेटमेंट कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया और बड़ी मकबूलियत हासिल हुई स्टेटमेंट को, अपोजिशन ने भी खूब उठाया, और आज अखबारों की जो सबसे बड़ी फ्रंट पेज की हेडलाइन है वो भी है कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मतलब है इसका मज़ा साहब? देखिए, उनकी जो दोनों तकरीर है, एक तकरीर वो जो उन्होंने कौमी असम्बली में की थी और जिस बहुत से लोग हैरान भी हैं कि अचानक इमरान खान आए और उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की भी बात की, मईशत की भी बात की, अपोजिशन की भी बात की। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मेरा अपोजिशन से कोई जाती झगड़ा नहीं है। ये गैर मामूली एंट्री की और गैर मामूली तकरीर की कौमी असम्बली में। बिल्कुल इसी तरह
कल जो उन्होंने स्पीच की, अगर उस पूरी स्पीच का कंटेंट देखें तो वो दोनों तकारीर दरअसल अपने इत्तेहादियों के लिए भी थी, और जाहिर है जो लोग इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने ये इत्तेहाद बनाने में बड़ी मदद की है इमरान खान साहब की, ये मैसेज उनके लिए भी था इमरान खान साहब का कि देखिए इस वक्त अगर नहीं होंगे तो जाहिर है दूसरे ऑप्शन या तो पीपुल्स पार्टी होगा या नून लीग होगा। तो अगर आप उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन उनका मैसेज यही था कि अगर जो गिवन कंडीशन है उसमें मेरे सिवा आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, पीटीआई के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अगर ये बात की है तो क्योंकि जाहिर है हमारी प्रेजेंस उधर नहीं थी बहुत, अगर इमरान खान साहब ने ये बात की है तो ये बात मेरा ख्याल है उन्हें करनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि ये बात कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता कि आप जैसे बहुत प्राउडली ये कह रहे हैं और एक तरीके से उसमें स्नोबिश भी वो नजर आता है कि ये नजर आता है कि जैसे आप ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। आपको पता है कि इससे पहले 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हमला बहुत ज्यादा उनके खिलाफ था जब उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, और अल्टीमेटली फिर हमने देखा कि मार्शल लॉ लग गया मुल्क में। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रेशर में है, और इसी वजह से उन्होंने बैक टू बैक तकरीरें की, उन्होंने जाके इत्तेहादियों से मुलाकातें की, एमएनए से मिले। उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको इत्तेहादियों से इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितनी प्रॉब्लम उन्हें अपने एमएनए के साथ हो रही है। खासतौर पे पंजाब के एमएनए और एमपीएस जो है वो ये कह रहे हैं, उनकी ये शिकायत है कि जी वुज़रा हमारी बात नहीं सुनते, मुशीर हमारी बात नहीं सुनते, और खास तौर पे वो वुज़रा और वुज़रा तो नहीं, वो मुशीर जो नॉन इलेक्टेड हैं, उनके बारे में ये इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का झगड़ा जो है ये मेरा ख्याल इमरान खान के लिए बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े इंपॉर्टेंट जाते जाते उन्होंने पॉइंट दिया, उन्होंने कहा कि शायद इतना खतरा इत्तेहादियों से या ऑपोजिशन से नहीं है जितना अंदर की जो एक पॉलिटिक्स है या फिर एक दूसरे के लिए जो नफरत है लोगों की जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, उससे जो है वो ज्यादा खतरा हो सकता है। खान साहब ने अभी भी जब काबीना के साथ बैठे बातचीत की तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि आखिर वो कैसे जो है माफिया के साथ हाथ मिला लें, क्योंकि वो तो उनके आमने सामने खड़े हैं। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पर सोचने का है वो ये है कि उस माफिया का क्या जो उनके साथ खड़ी है, जो पीटीआई के अंदर है माफिया, उस माफिया का क्या? शायद सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उसी माफिया से जो है वो खान साहब को पहुंच सकता है, और उसके हवाले से जो है वो अब इनसाइट जो है वो मिलना शुरू भी होगी। जैसे कि फवाद चौधरी का एक इंटरव्यू जो है वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनसाइट थी कि पीटीआई के अंदर जो है वो किस किस्म के इख्तलाफात हैं, और पीटीआई के अपने लोग कौन सी पॉलिसीज या किस किस चीज को जो है वो गलत मानते हैं या गलत समझते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो पार्टी के अंदर बहरहाल मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। हादसे किस तरह सानहे बन जाते हैं, हमने ये 22 मई को पीआईए की फ्लाइट 8303 के हादसे में देखा है। अगरचे हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक एक इब्तदाई अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जिसमें हादसे का सारा मलबा पायलट पर डाल दिया गया, जबकि इस हादसे के शोहदा इस इंक्वायरी को मुस्तरद कर चुके हैं। शोहदा के जो लिवाकीन हैं वो आज शोहदा फ्लाइट 8303 के लिवाकीन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक आजाद और शफाफ तहकीकात की डिमांड की कि फ्लाइट नंबर 8303 के मुतल्लिका तमाम स्टाफ के खिलाफ कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। इस फ्लाइट में कई बदकिस्मत सवार मुसाफिरों की शनाख्त का ताहाल मामला जो है वो हल नहीं हो सका, बल्कि डेंटल फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी मशकूक समझी जा रही है। लिवाकीन की शनाख्त के हवाले से भी कई सवालात उठ चुके हैं। आज हमारे साथ इस सानहे में शहीद होने वाली एक फैमिली के एक वो फर्द मौजूद हैं जिनके लिए ये हादसा जो है ऑब्वियसली उनके लिए तो जानलेवा नहीं था, लेकिन वो इतना शदीद था और इतना तकलीफ देने वाला था कि उसमें उन्होंने पूरी फैमिली अपनी गंवा दी। अगर मैं कहूँ कि दैट वाज अपसाइड डाउन वाली एक सिचुएशन उनके लिए थी और बिल्कुल 360 के एंगल पे उनकी जिंदगी तब्दील हो गई होगी तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आरिफ इकबाल फारूकी साहब की। आरिफ इकबाल फारूकी साहब को ना सिर्फ इसलिए हमने देखा सुना क्योंकि उन्होंने पूरी फैमिली अपनी सानहे में
गंवा दी, बल्कि उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को डील किया, टैकल किया, जिस तरीके से ना सिर्फ अपने जो फैमिली के लोग थे उनको ढूंढा, बल्कि जो बाकी लोग थे उनके लिए भी जो उन्होंने एक तरीका कार जो है वो उसको सेट किया, लोगों की मदद की कि वो अपने प्यारों को जो है वो ढूंढ सके, तो वो यकीनन काबिले तहसीन बात है कि इतने बड़े सदमे में होने के बावजूद, इतने बड़े सानहे को फेस करने के बावजूद जो है उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है वो अपने कांधों पर ली। बहुत शुक्रिया आरिफ इकबाल फारूकी साहब। आरिफ साहब, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए इस सानहे की, और उसके बाद एक रिपोर्ट हम देखते हैं मीडिया की तरफ से भी यकीनन उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो लोग उस सानहे के नतीजे में शहीद हुए हैं उनके लवाकिन जो हैं उनके दिल की तसल्ली हो, उनको जो है वो एक बहुत फाइन किस्म की और बहुत एक ऐसी रिपोर्ट उनके सामने हो जिससे उनके दिल की तसल्ली हो और उनके तमाम जो मखमसे हैं वो दूर हो जाए। लेकिन आज हमने देखा है कि जो लवाकिन हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। आरिफ साहब, हमने देखा कि आपको भी जो हैं वो पहले 2 डेड बॉडीज जो हैं वो आपने रिकॉग्नाइज कर ली थी, आपकी एक बेटी की और बीवी की, बाद में एक बेटे और जो है वो बेटी की डेड बॉडी आपको बाद में मिली। कहा जा रहा है कि डेंटल फॉरेंसिक्स के जरिए भी जो है वो शनाख्त गलत की गई है। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि क्या आपको भी इस तरह का कुछ शुबा अपनी फैमिली के हवाले से या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनकी फैमिली के लोग इसमें शहीद हुए उनके हवाले से ये है कि शनाख्त जो है वो गलत हुई है? देखें, मैं अपना पहले बताया कि मेरी वाइफ और जो बड़ी बेटी थी उसका तो मैं आइडेंटिफिकेशन कर लिया था, वो तो पता चल गया था। बाकी जो मेरा बेटा था और जो छोटी बेटी थी, क्योंकि जो छोटे बच्चों की जो वहाँ पे बॉडीज वगैरह थी वो आप खुद नहीं देख सकती, ठीक है ना, मैं अभी तक मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, तो वो शनाख्त होने के काबिल नहीं थी और मैं किसी और की अमानत नहीं लेके जाना चाहता था। हुआ ये है कि जब मुझे पता चला कि 21 दिन सिंध गवर्नमेंट कह रही है, मुझे पता था मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, 21 दिन कहीं नहीं लगते आपके डीएनए के अंदर, स्पेशली अगर आपकी बॉडी सालिम है, अगर वो टुकड़ों के अंदर भी है ना तो फिर भी आपके हफ्ते के अंदर वो आ जाते हैं, 21 दिन तो कहीं से बनता नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज है, मुझे ये खटका था जब 5वें दिन मैं वहां पे गया, एनडीएमए के कंटेनर उस टाइम पे आए थे, उससे पहले गायब थे, तो उस टाइम के ऊपर जो है जब मेरी बात हुई फैसल ईदी साहब से, तो वो मुझे कहते हैं कि आपके बच्चों की तस्वीरें वगैरह हैं, तो मैं उनको कहा कि तस्वीरें वगैरह तो नहीं है, क्या कहते हैं आपको तस्वीरें क्यों चाहिए, तो कहते हैं नहीं किसी में है जिसके अंदर मुंह खुला हुआ है। मैं सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं एक तो नंबर 1 आपका काम नहीं है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, नहीं कहते हैं हमारे डेंटल फोरेंसिक का एक बंदा है हुमायूं तैमूर, ये वही हुमायूं तैमूर है जो हवेलियां के रश के अंदर जो जुनैद जमशेद की हुई थी, क्या कहते हैं शहीद, जिसमें ये वही बंदे हैं जो आके एक हफ्ते के अंदर सबको आइडेंटिफाई करके दे दिए थे, ठीक है, मुझे पता था, ये ऑलरेडी मुझे पता था। अब मुझे वो अंदर कॉल किए और फिर मुझे आके फैसल ईदी साहब कहते हैं मेरे अंदर बात हुई है हुमायूं तैमूर साहब से, वो कह रहे हैं कि कोई आप तस्वीर दिखाएं जिसमें मुंह पूरा खुला हो। मैं बोला यार आप क्या बातें कर रहे हैं, वो कहते नहीं उसे दांत के स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। मैं फैसल ईदी साहब को कहा आप छोड़ दें, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों को काम नहीं आता, ठीक है ना। उस टाइम पे मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ सिंध में जिस तरह कहते हैं ना करप्शन जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, या वही करप्शन हो रही है, ठीक है। और अगर इस तरह विजुअल आइडेंटिफिकेशन पे सिर्फ दांत से, ठीक है ना, आपकी तस्वीरों में भी अभी टीवी वगैरह पे चल रहा है, आप मेरे बच्चों के दांत से आप मुझे आइडेंटिफाई करके देंगे बर्न्ड बॉडी, जिसकी मैं खुद बाप होते हुए मेरे गोद के अंदर बच्चे बड़े हुए हैं और मुझे नहीं पता होगा कि वो दांतों से मैं नहीं कर सकता, ये किस किस्म की साइंस है। वहां से फिर वो मुहिम स्टार्ट हुई, मैंने एक वीडियो लगाया और अल्लाह वाला करे वहाँ किसी ने भेजा, कहते हैं पंजाब फोरेंसिक लैब को, डॉक्टर ताहिर अशरफ को, और वो मुझे रीच आउट किए उनके अपने बंदों से। उनका काम नहीं बनता था, उनको गवर्नमेंट से कोई वो नहीं आई थी इंस्ट्रक्शन वगैरह, जस्ट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट कि यार ये एक मसला हो रहा है, एक बाप है जो अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, मैं कोशिश करते हैं इनका कर दें। मेरा सैंपल गया और 6 घंटे में मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं वीडियो मैं इसलिए लगाया था कि मुझे पता है लोग कहते हैं यार बंदा पागल हो गया, इसको ये मुर्दा हालत में इसके बच्चे मिले, लेकिन खुश इस तरह हो रहा है कि इसके अपने बच्चे हैं। मैं खुश इसलिए हो रहा था कि मुझे पता था कि वहां पे हो रहा क्या है, मुझे किसी और का बच्चा नहीं चाहिए था। मैं अगर कब्र पे जाता तो मेरे अपने बच्चे होना चाहिए थे, वहां पे किसी और के नहीं। वो तसल्ली, वो पूरी जिंदगी मेरे साथ चीज रहती। वो इसलिए जिस दिन मुझे मिले हैं अगले दिन उनकी तदफीन हुई नहीं थी, मैं आके एक और वीडियो लगाया, लोगों को लवाकिन को कहा कि आप प्लीज अपने सैंपल भिजवाएं, मुझे भिजवाएं, पंजाब फोरेंसिक भिजवाएं, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन 21 दिन बॉडी आप रखे रहेंगे। ऑलरेडी वहां बॉडी फूलने शुरू हो गई थी, ठीक है ना, आपको अंदाजा नहीं है क्या हालत थी, ठीक है ना। और ये लोग फिर भी 21 दिन, उस दिन जिस दिन आइडेंटिफाई हो गए मेरे बच्चे, पीएम हाउस से मेरी बात हुई है, मुझे कहते हैं हाँ हम लोग इसको देख रहे हैं, हमारी बात हो गई है वहाँ सिंध में, और वो कह रहे हैं 21 दिन में आपकी वो आ जाएंगे रिजल्ट। उनको बोला खुदा का वास्ता मैं ऑलरेडी रिजल्ट ले चुका हूँ और कल जाके मैं क्लेम कर लूंगा अपने बॉडी। आप लोग किधर बैठे हैं? अब ये पीएम हाउस की बात है, ठीक है ना। और जब से लेके अब तक 13 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अब एक बंदा अगर कह रहा हो गलत हो सकता है। एक बाप है जो अपने बच्चे उसके वो हो गए शहीद हो गए, बीवी शहीद हो गई है, वो झूठा है,
یہ چلیں وہ مانا وہ جھوٹا ہے. اگر میں 5 بندے اور لا کے آپ کی پریس کانفرنس پہ وہ خود اپنا بتا رہے ہیں. غزل بیگ نے بتایا کہ وہاں جب اپنے بھائی کی لاش لینے گئے وہاں کسی اور کو دے رہے تھے ایس ایف ڈی ایل کے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ریزلٹ کے اوپر. یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ مبین ہے, حسنات ہے, حنین, میں کتنے کیسز گناؤں. اس کے بعد ایک ٹوٹل بلینکٹ رہی ہے میڈیا کے اوپر. کسی نے آ کے ایک بھی دفعہ پوچھا نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. آپ لوگ بہت سیریس ایکوزیشنز لگا رہے ہیں. آیا ہمیں شوق تو نہیں ہے نا, ہم لوگ عام شہری ہیں, ہم لوگ آ کے اس طرح کیوں بات کریں گے؟ کوئی اس میں کوئی پوچھتا تو نہ پی ایم ہاؤس کی کوئی لوگ سنے, نہ مجھے سندھ گورنمنٹ سے کوئی کال آئی ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا, الٹا دبانا تھا ان کو, ٹھیک ہے. جو آخری ابھی باڈی تدفین ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, جو فیصل قیوم صاحب آ کے لے گئے تھے یہاں سے, وہ بھی جو ہے ہوا یہ ہے کہ سب کو میں بتایا تھا کہ آپ کے ایس ایف ڈی ایل کے لیبز لاک ہیں, ٹھیک ہے. یہ سرکولر نکلا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال کا چودھری کا, جو کہ وہ بہت بڑے ہستی ہیں, پتہ نہیں سرکولر پہ کیوں سائن کیے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے لیبز میں کہیں نہیں جانا, صرف اور صرف آپ کے جو ڈی این اے سیرولوجی کے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ آ سکتے ہیں. مطلب ہم لوگ بیوقوف تو نہیں ہے نا, ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ فیصل قیوم کا جو سیمپل تھا ان کے فیملی کا, وہ کراس چیک ہو رہا تھا جو ان کے پاس سیمپلز ہیں, ٹھیک ہے. جب عبدالقیوم کا سیمپل مل گیا, اس کا ظاہری بات ہے ڈی این اے رپورٹ تو اوریجنل بننی ہے. وہ اوریجنل رپورٹ بنا کے وہ جو باڈی ایک لاوارث تھی اس کو کہہ دیا کہ یہ رپورٹ اس کی ہے, اور فیصل قیوم صاحب کو دے دیے. فیصل قیوم سے میری بات ہوئی تھی, وہ صرف اس لیے اوکے کیے تھے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں شہید کی باڈی تکلیف میں رہتی ہے, آپ یہ چیز آپ پرسیو کریں گے تو 97 باڈیز کا اور پلے گا اور بڑا مسئلہ ہوگا. اور جس ٹائم پہ فیصل قیوم کی میٹنگ ہوئی تھی اس ٹائم پہ پی آئی اے کے لوگ تھے, اعلیٰ افسران تھے, جو مجھے سمجھ نہیں آئی پی آئی اے کا اور باڈی کا کیا تعلق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پی آئی اے کے افسران تھے وہاں پہ, گورنر ہاؤس کا ایک نمائندہ تھا وہاں پہ, اور کیا کہتے ہیں اور کافی سارے لوگ تھے وہاں پہ, ڈی سی بھی تھا. اچھا فاروقی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی جو باڈیز کی شناخت ہے وہ ڈینٹل فورینزکس کے ذریعے ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں جو خبر مل رہی ہے وہ یہ کہ ڈینٹل فورینزکس کے ذریعے جن باڈیز کی شناخت ہوئی ہے وہاں پر جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے اور باڈیز جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئی ہیں. اب دیکھیں یہ بہت آسانی سے نا یہ ہوتا ہے اسکیپ گوٹنگ, ٹھیک ہے نا. کسی کو ایک پکڑ لیتے ہیں, اس کے اوپر آپ ٹانگ دیتے ہیں, اور جو اصل لوگ ہیں ان تک وہ بات پہنچتی نہیں ہے. ان کو میں جب بار بار کہہ رہا تھا اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے کلیم کے پیچھے کہ ہمارا اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب ہے ایس ایف ڈی ایل, تو آپ کے جتنے سیمپلز ہیں, میں شروع سے جب میں اپیل کرنے شروع کیا تھا اپنے بچے میرے ملنے کے بعد 30 تاریخ سے, کہ جتنے بھی سیمپل ہیں آپ لاہور بھجوا دیں, آپ کو 24 گھنٹے کے اندر پتہ چل جائے کہ باڈی کون سی کس کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس ٹائم پہ بھی کسی نے نہیں بات سنی, مطلب نہ کوئی میڈیا سے مجھے کوئی ریچ آؤٹ کیا بڑے اینکرز میں سے, جبکہ ایک ایک بندے کو میں التجا کیا تھا کال کر کے, یار خدا کا واسطہ میری بات سن لو, میں پاکستان کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ چیز کافی عرصے سے ہوتے آ رہی ہے, لوگ پیسے کما رہے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اس سے پہلے حویلیاں کا کریش, پی آئی اے کا کریش, لوگ ویسی باڈیز دیتے گئے. اس دفعہ پروو ہوا ہے کہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں چیک کر رہے تھے میل ہے یا فیمیل ہے باڈی, وہ ویسی دیے جا رہے تھے. ابھی ایک امریکن کے ساتھ ہم لوگ ابھی پریس کانفرنس کیے ہیں, ایک روٹ کنال کے بیسس کے اوپر, اس کے باپ کی تدفین ہو گئی تھی اس کے یہاں پہنچنے سے 2 ہفتے پہلے, اور جس ٹائم پہ آیا ہے اس کو دوسری باڈیز ایکسیپٹ کرنا اس کو فورس کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ پوری ایک داستان ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو کہہ دوں گا, وہ بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے آواز اٹھائے, کیونکہ یہ چیز پھر نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہم اپنے شو میں لیں گے. اچھا مجھے فاروقی صاحب ابھی یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو یہ باڈیز والا معاملہ ہے جو کہ انتہائی افسوسناک قسم کا معاملہ ہے, کہ ایک تو سانحے میں جو ہے آپ کے پیارے شہید ہو چکے ہیں, اور دوسرا مطلب آپ کو وہ سعادت بھی نہیں مل رہی کہ آپ ان کی آخری رسومات جو ہیں وہ کریں, اور پھر اپنے دلی سکون کے لیے کم از کم اس چیز کو میک شور کر سکیں کہ جو جس قبر میں آپ نے اس باڈی کو ڈالا ہے وہ قبر آپ کے پیارے کی ہے یا اس میں اسی کی باڈی ہے. یہ بڑی افسوسناک قسم کی بات ہے, سسٹم ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں فاروقی صاحب کہ دوسری طرف انکوائری رپورٹ ہے جس کے بارے میں حکومت نے دعویٰ کیا کہ جی ہم 1 مہینے کے اندر وہ دے رہے ہیں. رپورٹ تو ہمارے سامنے آ گئی, آپ لوگوں کی کیا ٹیک ہے اس رپورٹ کے حوالے سے؟ کیا آپ لوگ, کیونکہ یہ تو پریس آپ کی ریلیز سے واضح ہو چکا کہ آپ لوگوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا, کیا کوتاہیاں کیا کمیاں آپ کو لگ رہی ہیں, اور آپ کس قسم کی انکوائری جو ہے وہ چاہتے ہیں؟ obviously جس قسم کی انکوائری آپ چاہتے ہیں وہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم بھی حکومت کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مجبور کریں گے کہ بالکل ویسی انکوائری جس سے آپ لوگوں کی تسلی ہو, جس سے چیزیں واضح ہوں اور آگے اس طرح کا حادثہ ہونے کا احتمال نہ ہو, وہ انکوائری ہونی چاہیے. اچھا میم, اس کے اندر میں بتا دوں یہ تھی پریلیمنری رپورٹ, ٹھیک ہے نا. پریلیمنری مطلب ابتدائی رپورٹ, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر یہ ہے کہ تھوڑے بہت چیزیں اس میں دیے ہوئے ہیں, لیکن یہ انکمپلیٹ ہیں, انکنسسٹنٹ ہیں. اگر کوئی بھی آپ ایویشن ایکسپرٹ کو دکھائیں گے وہ کہیں گے یار دس از ناٹ اے رپورٹ. رپورٹ اصل آتی ہے جب ایک ایک پرزا چیک ہوتا ہے آپ کے جہاز کا, ٹھیک ہے نا. وہ جو لینڈنگ گیئر ریٹریکٹ ہوا یا نہیں ہوا, کوئی سافٹ ویئر کا ایشو آیا, ہارڈ ویئر کا ایشو آیا, 10 چیزیں اور ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں کہ میجورٹی پائلٹ کا ایشو تھا اور اے ٹی آر کا ایشو تھا, کیونکہ دونوں کوالیفائڈ نہیں تھے. عام فلائٹس کر لیتے, لیکن جب ایمرجنسی سچویشن آئی دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے, دونوں سے کوآرڈینیشن نہیں ہوئی اور وہ حادثہ ہو گیا. اب یہ جو ہے آپ سیدھا پائلٹ پہ اور اے ٹی آر پہ ڈال کے آپ
बरी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे बरी नहीं करने देंगे। इसके पीछे पूरा एक सिस्टम है, कौन उनके लाइसेंसेस ओके किया, कौन उनको एयर वर्जिनेस का वो किया, कौन साइकोलॉजिकल जो इनके इवैल्यूएशंस हैं जो आपको पायलट के बारे में पता होगा, वो किसने सर्कमेंट किया, ये आपके पॉलिटिकल अपॉइंटीज कौन है पीआईए के अंदर, ठीक है ना, सीएए के जो आपके लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको पता है इससे पहले मुंशियात हैं, ड्रग स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, 10 चीजें हो रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता कि जब तक ये सारे टाइम रले हमारे मिले पास ना कम है। हो। फारूकी साहब, मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि क्विकली 20 सेकंड्स रह गए हमारे पास, मुझे ये बता दीजिए कि अब आपकी डिमांड क्या है इसकी इन्वेस्टिगेशंस को लेकर, किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप चाहते हैं? देखें, इस टाइम पे पीआई की साख जो है ना बहुत ज्यादा मजरू हो गई है इंटरनेशनल, ठीक है ना, स्पेशली जब गुलाम सरवर साहब आके फ्लोर पे गए, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग दुनिया को एक मुस्बत किस्म का एक मैसेज दें, जाके कहें कि 6 महीने के लिए हम लोग फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो 6 महीने के लिए बंद कर रहे हैं, और हम लोग मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं पीआईए की जो हमारी नेशनल एयरलाइन है। उस टाइम के अंदर जितने आपकी यूनियंस हैं, माफियाज हैं, जितने लोग हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, सबको लेके आए कटेरे के अंदर, उनके खिलाफ केसेस वगैरह करें और डाउन साइजिंग करें। इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, आपकी ज्यादा फ्लाइट्स वगैरह नहीं है, ठीक है ना, तो आपकी वाकई वकार बहाल हो सकता है आपके पीआईए का और हमारे पाकिस्तान एज अ कंट्री। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ इकबाल फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।